समस्याएं हमारे जीवन का अंग है। ये हमको समझनी होगी, हमको बुझनी होगी, हमको समस्या से लड़नी होगी, ना कि समस्या को देखकर भागनी है। समस्या को देखकर तुम भागोगे तो समस्या तुम्हारे पीछे ही पीछे आएंगे। समस्या से लड़कर समस्या को हरानी है। हम आज एक ऐसे स्टोरी सुनेंगे जो हमको समस्याएं हमारे जीवन का अंग है, इसका महत्व, इससे समाधान होने की चेतना होगी हमको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक व्यक्ति हमेशा समस्याओं का दुखड़ा रोता रहता था, इसीलिए कोई उनसे मिलना पसंद नहीं करता था। एक बार शहर में महात्मा आया। उनके महात्मा के साथ 16 ऊंट भी थे। व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचकर बोला, मेरे जीवन में समस्याएं खत्म ही नहीं होती है और इस शहर में ऐसे लोग रहते हैं, मतलबी लोग रहते हैं जो किसी की समस्या सुनते ही नहीं है। फिर महात्मा से ही कहता है, क्या आपके पास कुछ समाधान है? तब महात्मा ने कहा, मैं समाधान कल बताऊंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। मेरा ऊँट संभालने वाला बीमार है। क्या तुम रात में ऊँट को देख रेख कर सकते हैं? बस याद रखना कि तुम तभी सोना जब सारे ऊँट बैठ जाएं। अगली सुबह व्यक्ति ऊँघाता हुआ महात्मा के पास पहुंचा और बोला, आपने तो परेशानी बढ़ा दी। एक ऊँट बैठता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता। मैं रात भर नहीं सोया हूँ। तब महात्मा मुस्कुराते हुए कहता है, यही तुम्हारा समाधान है। समस्याएं ऊँट जैसी ही है, एक समस्या खत्म होते ही दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर समस्याएं खत्म होने का इंतजार करोगे तो जीवन में कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे। इसी तरह सभी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। तुमको इसी में जीनी होगी, समस्या से लड़नी होगी, समस्या को हराना होगा। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई रेस में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। जब रेस शुरू हुई तो हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहा था, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने पूरी नहीं किया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्तिकला सिखाने का निश्चय किया। वह बड़ा होकर मूर्तिकार ही बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियां बेचने बाजार जाते। बाप की मूर्तियां 1.5-2 रुपये में बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 8-10 पैसे से अधिक न मिलता। बाजार से आने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाता और मूर्ति बनाने में हुई त्रुटि के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए समझाता। यह क्रम कई सालों तक चला। लड़का काफ़ी समझदार था। वह अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता था। कुछ समय के बाद उस लड़के की मूर्तियाँ 2-1.5 रुपये तक बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उस तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी अधिक ध्यान दिया और उसकी कला और भी निखरने लगी।
अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियाँ 5 रुपए तक बिकने लगा। बेटे की कला को सुधारने का क्रम मूर्तिकार ने अब भी बंद नहीं किया। एक दिन झुंझलाकर कहा, आप तो दोष निकालना बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 5 रुपए तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 2-2.5 रुपये ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तब मुझे मेरी कला का अहंकार हो गया और फिर मैंने अपनी कला में सुधार की बात छोड़ दी। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 2 रुपये से अधिक की मूर्तियाँ ना बना पाया। मूर्तिकार ने बेटे को समझाया, अपनी गलतियों को समझने और उससे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। दोस्तों, कहता है कि जैसे सोच रखते हैं वैसे ही लोग मिलता है और वैसे ही उसका काम होता है। क्या ये सत्य है? चलो हम आज एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव के पास अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर यहाँ आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। तब गुरुजी ने बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछे महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय के बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने कहा, जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर ने कहा, जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। गुरुजी फिर बोले, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गया गुरुजी। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आप अपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातों क्यों बताई? गुरुजी ने गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वो है, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और तब से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान देना केंद्रित किया। दोस्तों, हमको भी जहाँ पर जिस समय रहते हैं, हम उस समय उस जगह पर अच्छी चीजों को देखने की प्रयास करनी चाहिए हमको भी। जब हम अच्छे देखेंगे तब हमारे काम अच्छे होंगे। बुरे लोगों को देखेंगे, बुरे लोगों को समझेंगे, बुरी तरीके से होंगे। एक गांव में 2 पड़ोसी थे। दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीवन का साधन थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत शौक था और अपने पौधों की जरूरत से ज्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधे की जरूरत से ज्यादा देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास रखता था। वह पौधे की उतनी ही देखभाल करता था जितने की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधे के तनों और टहनियों को काट छांट न करके अपने मन
मर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया जिसमें भारी वर्षा हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उखड़ गए हैं और बर्बाद हो गए हैं। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में बावजूद से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद रिलैक्स पड़ोसी के पौधे खुद ही चीज़ों का प्रबंधन करना सीख गए थे। इसीलिए इसने अपना काम किया, गहीरों जड़ें उगाई और मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार यह तूफान में भी बावजूदी से खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन शायद वह भूल गया सीखना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। दोस्तों, अभी या बाद में आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। जब तक माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कोई अपनी समझ के अनुरूप काम करना नहीं सीख पाता।